स्टडी मटेरियल से कुछ? तो मैंने सर्कल के किए थे। अच्छा, हो रहे हैं वैसे? यस सर। सर मैंने एनसीईआरटी के तो कर दिए। अच्छा, एनसीईआरटी के कर लिए। लेकिन बेटा वो स्टडी मटेरियल जो आपके पास है ना, उसके भी आप सर करो। उसके सोल्व्ड एग्जांपल करे हैं अभी। अच्छा, हाँ चलो ऐसे धीरे धीरे होते रहेंगे। सर मैंने भी सिर्फ अभी सॉल्व एग्जांपल और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज ही करी है, प्रैक्टिस कुछ नहीं करी। अच्छा, चलो आज हम कोशिश करेंगे कि अपना ये सर्किल का चैप्टर कंप्लीट कर लें। बेटा मुझे जरा बताओगे लास्ट में क्या कराया था मैंने लास्ट टाइम? थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या था। ये तो मैं उसमें देखता हूँ भाई। एक तो हमने शायद म्यूचुअल पोजीशन ऑफ सर्किल्स कराया था लास्ट में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और एक बार मैं देख लेता हूँ। तो वहाँ पे थे हम, जो कि सर्कल बाहर लाई कर रहा है या फिर उसके अंदर है, हाँ उसके भाई, म्यूचुअल म्यूचुअल पोजीशन था ना कुछ ऐसे करके। केस। एक तो हमने टेंजेंट भी पढ़ लिया था, उसके बाद में नॉर्मल पढ़ लिया था, फिर हमने म्यूचुअल पोजीशन ऑफ सर्कल्स, यही पढ़ा था बेटा, म्यूचुअल पोजीशन ऑफ सर्कल्स। और टेंजेंट्स वगैरह भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो आई होप वेल कि सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करने वाले हम लोग, बल्कि कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स, जैसे आपने याद होगा ना, फैमिली ऑफ लाइंस भी पढ़ा था हमने, तो यस ऐसे ही सर। हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन बच्चे आए हैं अभी? कृष्णा, और चलिए धीरे धीरे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। देखो बेटा, फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम लोग 5 बल्कि 4 केसेस तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 5 5th भी देख लेंगे अभी। देखो, सबसे पहला केस जो है वो इस बात को लेकर है, बहुत अच्छे से हमें इसको समझना होगा। एक्चुअली बेटा, जैसे आप पहले इसका सीन समझिए क्या है। जैसे हमने 2 सर्किल लिए, अब इन 2 सर्किल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास 2 होंगे। अब ये जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो इनसे ना बहुत सारे सर्किल पास कर सकते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो फिर वो फिगर अजीब सी लगने लगेगी, लेकिन ये बहुत सारे सर्किल्स इन दोनों पॉइंट से पास हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू the intersection point of, through the intersection points of two given circles, two given circles, s1 is equals to 0 and s2 equals 0 is given by, बेटा यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे, s प्लस लेमडा s2 इज इक्वल टू 0। लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एक तो लेमडा 0 नहीं होगा और एक -1 नहीं होगा। बेटा ये लेमडा क्या है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब बेसिकली बात ये है, देखो जैसे एक पहला एक सर्किल है हमारे पास S1, तो वो एक 2 डिग्री स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए मैं S1 को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम लोग H2 लिख सकते हैं। अब ये होता क्या है कि जब हम एक 2 डिग्री स्ट्रक्चर को 2 डिग्री स्ट्रक्चर से ऐड करेंगे, तो हमें रिजल्टिंग स्ट्रक्चर भी 2 डिग्री मिलेगा। और हाँ, हम उन्हें ना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब हम दोनों ये जो सर्कल्स हैं उनको आर्बिट्रेरी वैल्यूज के साथ कंबाइन करके और फिर ऐड कर लेते हैं। आप कहोगे इसको तो नहीं किया हमने, लेकिन किया होगा इंटरनली, पता है। जैसे यहाँ पे लैम्डा 1 रहा होगा, लैम्डा 2 रहा होगा, और लैम्डा 1 का हमने डिवीजन कर दिया, तो लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 वापस लैम्डा से मैंने रिप्लेस कर लिया है। तो एवरी टाइम व्हेन वी कंबाइन टू ज्योमेट्रिकल structures using arbitrary constants,
then this structure is known as linear combination of same things, and a linear combination represent same kind of curve for which we are taking linear combination. जैसे मैं दो लाइंस को यदि कनेक्ट करूं, जैसे ऐसे करके मैंने कहा L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये बेटा एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर भी एक लाइन की होगी। फिर उसका और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसका और इन दोनों लाइंस से क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन ये है कि व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन L1 एंड L2, सेम थिंग इज कॉमन बिटवीन ऑल द रिजल्टिंग लाइंस। जैसे L1 L2 दो स्ट्रेट लाइंस में कॉमन क्या हो सकता है, बस उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ऐसी दो सर्कल्स में कॉमन क्या हो सकता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो जब हम लोग और बहुत सारी लाइन इसके थ्रू बनाएंगे तो उन सबके बीच अब क्या कॉमन हो जाएगा, ये पॉइंट ही कॉमन हो जाएगा। तो जो आने वाली लाइंस हैं वो गिवन टू लाइंस के इंटरसेक्शन के थ्रू बनाई जा रही हैं और उनको हम लोग इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से दिखा सकते हैं। सेम थिंग बेटा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सर्कल्स में, कि हम यदि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को, ये बहुत ध्यान से समझें, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं उनको यदि हम लीनियरली कंबाइन कर लें और उसमें जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगी वो एक सर्किल की बनेगी, और ये लैम्डा आर्बिट्रेरी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आप कहोगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, या हमें पर्टिकुलर मेंबर कैसे पता लगा सकते हैं। फैमिली क्यों कह रहे हैं बेटा, वो इसलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। अभी देखो लैम्डा आर को बिलोंग कर रहा है, सिर्फ दो ही वैल्यू तो रेस्ट्रिक्ट हुई है, इनका भी समझ लेते हैं क्यों हुआ है। लैम्डा जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यदि मैंने जीरो रख दिया तो ये तो फिर सेकंड सर्किल ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, है कि नहीं ये बात, ये तो यहां से हट जाएगा। हाँ, और ऐसे ही यदि मैं लैम्डा को -1 रख लूं बेटा, -1 रखने पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि S1 में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहा होगा, S2 में भी रहा होगा, तो डिफरेंस में तो रहेगा ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जबकि हमें रिजल्टिंग इक्वेशन 2 डिग्री चाहिए। तो लैम्डा के दो वैल्यू रेस्ट्रिक्ट होते हैं, एक 0 और एक -1। एक तो ये बात है। दूसरा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए यहां पर, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through intersection points of x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equals 0 and x square y square minus x minus y minus 1 equals 0 and passing through a point 1,1। मतलब हम लोग कैसा सर्किल देखते हैं, जो ये दोनों सर्किल्स हैं इनके तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, और एक पर्टिकुलर मेंबर भी हमें लाना है जो 1,1 से पास करे। तो पहले बेटा हम लोग जब सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड सर्किल जो होगा हमारे पास, है ना, वो हो जाएगा कि इन दोनों सर्किल्स को कनेक्ट कर दो। किस तरह से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1, और इसमें हम लोग ऐड करके लैम्डा लिख देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे करके। अब एज इट पासिस थ्रू कौन सा पॉइंट दिया बेटा हमने, 1,1, इसे यहाँ रख देता हूँ। तो ये 1 + 1 - 2 + 4 + 1, उसके बाद में प्लस लैम्डा ऑफ 1 + 1 - 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर 4 1 and 2 कैंसिल, तो 5 और माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गया। तो रिक्वायर्ड सर्किल क्या हो गया, रिक्वायर्ड सर्किल हमारे पास अब लैम्डा को 5 रखने से मिल जाएगा। तो पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इन 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे बेटा लैम्डा को 5 रखूंगा तो 5x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये काम हमें एक लाइन में खत्म करना चाहिए। 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर और -5x और -2x कितना हो जाएगा, -7x। अच्छा, और 4y - 5y, ये -y बचेगा, और 1 - 5 ये -4 बच जाएगा। तो ये बेटा सर्किल हमारे पास है। समझ में आया बेटा सबको क्वेश्चन ये वाला? यस सर। तो हमें दो इंटरसेक्टिंग सर्किल के थ्रू बहुत सारे सर्किल मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से यदि मुझे एक पर्टिकुलर मेंबर ट्रेस आउट करना है
तो मुझे एक एडिशनल कंडीशन दी जाती है। अब वो कंडीशन पासिंग पॉइंट की हो सकती है, वो सेंटर को लेकर भी कंडीशन दे सकते थे कि वी लेट इट्स सेंटर इज एट 5,7। तो मैं क्या करता, इस सर्किल को लैम्डा के फॉर्मेट में कंबाइन करके और इसका सेंटर पॉइंट बेटा लैम्डा के फॉर्म में ले आता और उसको फिर 5,7 से कंपेयर कर लेते, तो उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती। ठीक है ना, तो ऐसे करना है आपको। अच्छा, मुझे कोई भी बच्चा जल्दी से ही बताए कि इसका सेंटर क्या होगा, बिना पेन चलाए, ऐसे ही बहुत ध्यान से, मैंने कल समझाया था आपको। 7/2 1/2। बेटा एक जगह थोड़ा सा आप चूक गए, 6 का डिवीजन करना था डियर। हाँ सॉरी सर इसमें 1 चाहिए होगा था। पहले उसको 7/12 हो जाएगा। कोएफिशिएंट हाँ को वही, 1 में लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। 7/12 और 1/12। हाँ अब सही है, एकदम सही। इसलिए पता है मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है 6 की ही मिस्टेक हो सकती है, सो हो यस गई। सर। यस तो सर। भाई बेटा होती है, एग्जामिनर देते ही इस तरह से। तो ये 6 का डिवीजन हमें करना था, 7/12 और 1/12, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलिए, तो अब आप दो सर्किल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से नया सर्किल ला सकते हैं। नेक्स्ट सीट में मूव कर जाए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सेकंड सर। केस, सेकंड केस बेटा, सेकंड केस में अब क्या है कि यहाँ पर एक सर्किल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। जैसे मान लो मैंने सर्किल S बराबर 0 ले लिया बेटा, और ये L इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो ये लाइन है मेरे पास। और अब आप देख रहे होगे कि इनके भी दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट से भी बहुत सारे सर्किल लाई कर सकते हैं, आई मीन पास कर सकते हैं। बहुत सारे सर्किल होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस एक बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेरियस सर्कल्स होते हैं, मोर देन वन होते हैं, इसलिए फैमिली कह देते हैं। और उनका कॉमन एक करेक्टरिस्टिक होता है, और वो कॉमन करेक्टरिस्टिक ये है कि दे पासिस थ्रू सेम पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, बेटा जहां मैं TH लिखता हूँ ना वो थ्रू लिखता हूँ, है ना, कई बार ये एब्रिविएशन थोड़ा सा, अब तो खैर आपको समझ में आ गए होंगे। EQN है तो इक्वेशन है, लाइक ऐसे करके थोड़ा सा ना धीरे धीरे। यस सर। तो इसमें ऐसे हाँ, क्वेश्चन मिलते हैं कि लाइन है तो पॉइंट दे देंगे और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। नहीं लैम्डा की वैल्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइन दे देंगे आपको, पॉइंट दे देंगे। अब वो कंडीशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सिंपल कंडीशन ली थी अभी आपके लिए, यस पासिंग पॉइंट वाली। अब वो उसको सर्किल में भी दे सकते हैं, वो उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहुंचा सकते हैं कि हैज मिनिमम रेडियस, तो आपको रेडियस जो है वो लैम्डा के फॉर्म में और फिर मिनिमम के लिए सॉल्व करना होगा। वो हम थोड़ा सा बाद में जब एओडी समझ लेंगे क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए सिंपल सिंपल कंडीशन जैसे पासिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन, इंटरसेप्ट्स, ठीक है बेटा, ये चीज। ओके सर। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ circle S equals 0 and L equals 0 is given by, ये आप लिख लेंगे फिर से वही S प्लस लैम्डा L इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लीनियर कॉम्बिनेशन से ही मिलता है। इस बार लैम्डा कोई भी रियल होगा, लेकिन एक अभी भी रेस्ट्रिक्ट है वैल्यू, 0 नहीं हो सकता, -1 इस बार अलाउड है। तो ये सेकंड केस नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप बस दोनों को कनेक्ट करोगे लैम्डा से, और जैसे ही आपको अब वो पर्टिकुलर मेंबर लाने के लिए कहेंगे, आपको वो कोई भी कंडीशन देंगे, है ना। तो ये आप लोग लिख लें। ओके सर। थर्ड कंडीशन, हाँ इस पर अभी क्वेश्चन ले लेंगे। थर्ड, अब आप लिखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब चलो 2 पॉइंट की जो हम लोग हेल्प ले रहे थे वो या तो सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन के थ्रू ले रहे थे, या फिर हम लोग 2 सर्किल्स के इंटरसेक्शन से ले रहे थे, बट हमें सिंपली 2 पॉइंट्स भी तो दिए जा सकते हैं। लेट दे आर नॉट गिविंग यू सर्किल और लाइन और सर्किल, दे आर गिविंग यू डायरेक्टली 2 पॉइंट्स। तो उसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स, और बेटा इसके हम लोग कोऑर्डिनेट ऐसे ले लेते हैं x1 y1 एंड b x2 y2। तो ये हम लोग लिखेंगे इज गिवन बाय, अच्छा इसमें कुछ आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, देखो मैं जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ बेटा, सर x इसमें सबसे छोटा सर्कल वही बनेगा जिसके वो होंगे डायमीटर के। सबसे छोटा सर्किल बेटा
जैसे सर अगर ये कोऑर्डिनेट जिसके डायमीटर के होंगे, जैसे डायमीट्रिक जो फॉर्म पड़ी थी उसमें अगर ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट होंगे तो सबसे छोटा सर्कल वही होगा। उन 2 पॉइंट से ना? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। और अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू 0। पता है मैंने थर्ड केस को किससे लिंक किया है? देखा जाए तो सेकंड से लिंक किया है भाई। इन्होंने इस बार मुझे 2 पॉइंट दिए थे बस, तो मैंने इन्हें डायमेट्रिकली ऑपोजिट मानते हुए एक सर्कल बना लिया ऐसे करके, डायमेट्रिकली ऑपोजिट मानते हुए। ये फॉर्म याद आ रही होगी सबको आपको, यस x1 सर। y1 और ये क्या था बेटा यस x2। सर। हाँ तो ये आ गया बेटा। अब इसी को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये एक लाइन बना दी। तो लेट अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, जो मैंने जस्ट सेकंड केस है हमारा। तो अब ये लाइन तो आप इस वाले ब्रैकेट में देख रहे होगे जो लैम्डा एल था, और ये हमारा सर्कल है ये। तो हमने उसको इस तरह से बना लिया डायरेक्टली। ये हमें पूछा जा सकता है। अब पर्टिकुलर मेंबर लाना है, फिर से कोई ना कोई कंडीशन देंगे एग्जामिनर आपको। ठीक है बेटा। एक आप फोर्थ लिख लो, फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बल्कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन मैंने काफी देखा है। देखो वो एक लाइन देंगे इस बार आपको। अब वो लाइन कुछ भी हो सकती है, मैं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे दिया बेटा मैंने आपको यहाँ पर, ये मान लीजिए x1 एंड y1। अब मैं आपसे कहूँ कि फाइंड फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द गिवन स्ट्रेट लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। जैसे आप देखो कितने सारे सर्कल हो सकते हैं। ये एक सर्कल हो सकता है, ये एक सर्कल हो सकता है ना। बहुत सारे सर्कल इस तरह से बन सकते हैं हमारे पास, नीचे भी बन सकते हैं। तो इनफाइनाइट सर्कल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, family of circles, sorry, family of circles touching a given line at a given point, at a given point। तो इसका इक्वेशन आप लिखोगे बेटा x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर था एक्सेप्ट 0, और यहां भी लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 0। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। ये याद करना है फॉर्मूला ये वाला, है ना। ये तो थोड़ा सा फिर भी कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो, लेकिन फोर्थ थोड़ा सा अलग है। यहाँ एक्चुअली हम लोग क्या लाए होंगे, हमने ये एक वेरिएबल पॉइंट माना होगा यहाँ पर x और y सेंटर के फॉर्मेट में, और वहां से और इसको ज्वाइन करके एक वेरिएबल सर्कल बना लिया। x1 y1 तो पॉइंट है ही है, x y हमने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मान के और बना लिया 2 डिग्री स्ट्रक्चर, और लाइन हमारे पास है ही। तो ये s प्लस लैम्डा एल से कनेक्ट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये लोकस बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन एक दो जरूर। तो ये आप पढ़ लें। मैं इस पर क्वेश्चन तो खैर अभी जस्ट नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ आपको। तो समझ में आ गया बेटा, इसको हम लोग अप्लाई कर लें अब एक क्वेश्चन लेकर, है ना। यस सर। यस सर। देखिए जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कि फाइंड, ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग a straight line y is equals to 3x plus 2 at 1,5 and whose center lies at x plus y is equals to 1। अब देखो इन्होंने क्लियरली हमसे क्या कहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए भाई, जो गिवन स्ट्रेट लाइन को उसके गिवन पॉइंट पर। अच्छा ये पॉइंट चेक कर लो बेटा एक बार, ये 1,5 वहीं पर है ना, बिल्कुल है 1,5। यदि हम इसमें रखें तो x को 1 रखेंगे, y 5, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। तो एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पर टच करने वाले सर्किल्स किससे लिखे जाते थे? वो लिखे जाते थे x माइनस एक्स वन स्क्वायर, y माइनस वाई वन स्क्वायर और प्लस लैम्डा ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। ये फोर्थ केस से मैच कर रहा है ना क्वेश्चन हमारा। यस यस सर।
हाँ, अब मुझे वैल्यू रखवाओ जरा, कैसे रखूं मैं? x माइनस वन स्क्वायर कर दूं, x माइनस वन स्क्वायर, वाई माइनस फाइव स्क्वायर और लैम्डा ऑफ 3x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो अभी वेरिएबल सर्किल, मतलब बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं, लेकिन लैम्डा को एग्जैक्ट लाने के लिए मुझे इस इंफॉर्मेशन का यूज करना होगा जिन्होंने कहा है कि हुज सेंटर लाइज एट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली मुझे इसका सेंटर लाना होगा बेटा, समझ रहे हो ना आप इस बात? यस सर। अब Yes, sir. सेंटर लाने के लिए हम लोग एक लाइन में मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जरा सभी बच्चे एक्स का कोफिशिएंट बताने की कोशिश करें। 3 लैम्डा माइनस टू लिख दूं? यस सर। फिर y का देखो, y का हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 10 एज आई थिंक, और फिर कांस्टेंट लिख दो। ये हमेशा आपको एक ही लाइन में काम करना है, ये इस तरह से, मतलब इनको एक ऑर्डर में भी लाना है और ये कैलकुलेशन एक लाइन में हो जानी चाहिए। अब सेंटर जो होगा हमारे पास वो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, 2 माइनस थ्री लैम्डा अपॉन 2 और लैम्डा sir. प्लस 10 अपॉन 2, एम आई राइट? Yes, sir. अब वो कहता है कि इट लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट बेटा इसमें रख दीजिए और ये हो जाएगा 2 माइनस थ्री लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा प्लस 10 ओवर 2 इज इक्वल टू दिस। तो 12 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2, 10 इज इक्वल टू फिर से 2 लैम्डा, और कोइंसिडेंटली लैम्डा इस बार भी 5 आया है और इस 5 को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो रिक्वायर्ड सर्किल हमारे पास आ जाएगा। रिक्वायर्ड सर्किल हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 13x माइनस 15y और 36 इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो बच्चों, बताओ? समझ में आ गया ना एक क्वेश्चन? Sir, clear. बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, इसमें अब मालूम है आपसे नीचे एक क्वेश्चन और दे दूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 1,1, बी है हमारे पास 2,5 एंड सी हमारे पास आ जाए -1,3, ऐसे करके। अब मुझे 3 पॉइंट से जाने वाला सर्किल लाना है। तो एक तो ऑर्डिनरी मेथड मेरे पास कौन सा होता है कि भाई मैं जो x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है, उसमें एक एक करके तीनों पॉइंट प्लेस करूं, फिर h के a में 3 इक्वेशंस बनेंगे, उनसे 2 इक्वेशन बनाऊं, 2 को सॉल्व करूं, फिर एक बनाऊं, लाइक बहुत सारा मेथड उसमें, मतलब बहुत लेंथी मेरे हिसाब से हो जाएगा वो आंसर। इसमें कुछ लगता है आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स का कोई सा पॉइंट यूज हो सकता है? तो 2 पॉइंट से एक सर्कल बना सकते हैं। बहुत अच्छा। मतलब हम लोग क्या करें, इसमें जो थर्ड पॉइंट था उसको यूज कर सकते हैं। ए और बी से पहले आप एक फैमिली ऑफ सर्किल लिख लो, जैसे x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस वन और वाई माइनस फाइव और प्लस लैम्डा वाई माइनस वन, 5 माइनस वन 4 हो जाएगा अपॉन 1 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0 बस। और अब आप क्या करोगे, सी वाला पॉइंट इसमें रख दो, आपको लैम्डा मिल जाएगा और लैम्डा को वापस प्लेस कर दो। तो ये शॉर्ट रहेगा ना मेथड बेटा? यस सर। तो कभी भी आपको 3 पॉइंट से जाने वाला सर्किल चाहिए तो आपको सिर्फ ये करना है कि पहले 2 पॉइंट कोई से भी अपनी चॉइस के ले लो और उनसे एक फैमिली ऑफ सर्किल बना के थर्ड को उसमें सेटिस्फाई करा दो, ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर। एक इसमें Okay, फिफ्थ sir. हाँ बेटा, एक फिफ्थ केस पढ़ा देते हैं इसमें हम आपको, जो अभी तक हमने जो किए थे वो फोर्थ। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड पे करना। हाँ देख लो बेटा। यस सर हो गया। हो गया बेटा? ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ केस देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ में एक्चुअली कई बार ना ये लोग आपसे एक सरकम सर्किल इक्वेशन पूछ सकते हैं, जबकि हमें ये साइड इक्वेशंस दी हुई होती हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन यहाँ पर है L1 इक्वल 0 और
ये बल्कि L1 इक्वल 0 ले लो, ये L2 इक्वल 0 और ये L3। हम लोग एक ऑर्डर में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ए के सामने ए होती है साइड, स्मॉल ए, ऐसे करके। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल जो होगा ना, वो ऐसे ले आया करो आप। इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ये हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स बना लो बेटा। जैसे L1 L2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनेगी और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पर कंबाइन हो जाएगा। तो L1 L2 फिर लैम्डा 1 L2 L3 और प्लस लैम्डा 2 L3 L1 इज इक्वल टू 0। फिर से समझ लो बेटा, सर्किल एक 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, लीनियर और लाइन एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो हमने Yes, इसको sir. मल्टीप्लाई कर लिया तो उससे कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन बन गई हमारे पास। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो आप, आपको पता है ये बात कि हम जब दो लाइंस को मल्टीप्लाई करते थे, है ना। चलिए, अब मैंने क्या काम करा, तीनों को एक एक दिया होगा। जैसे यहाँ लैम्डा 1 दिया होगा, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लेकिन सीन में 2 दिख रहे हैं बस, क्योंकि मैंने एक को डिवाइड कर दिया होगा, क्योंकि वो नॉन जीरो होता है, डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 3 की जगह 2 का यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें अननोन कौन कौन से हैं बस ये बता दो आप। सब कुछ नोन है हमारे लिए, अननोन है एक तो लैम्डा 1 और एक क्या कहते हो लैम्डा 2। अब ये दोनों चीजें अननोन है हमारे पास। अब इन दोनों अननोन्स को हम लोग कैसे लाएं। एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बेटा सर्किल कब देता था, आप जरा बताओगे, याद दिलाओगे मुझे। जब एक्स वाई का इसके लिए इन ऑर्डर टू फाइंड lambda 1 and lambda 2, number 1, put coefficient of x square is equals to coefficient of y square, एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, हाँ, and coefficient of xy that is h is equals to 0। तो यहां पर आप जैसे इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करोगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में 2 इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व कर लेना, वापस उसमें रख दोगे तो आपको सर्कम सर्किल की इक्वेशन जल्दी ही मिल जाएगी, कम स्टेप्स में मिल जाएगी। नहीं तो ऑर्डिनरीली हम लोग क्या करते कि भाई पहले इन तीनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालते, दो दो पेयर को सॉल्व करके, फिर वो 2 पॉइंट वाली फैमिली का यूज करते, और फिर कहीं जाके हम लोग क्या करते, उसका इक्वेशन लेते। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेन बस यहीं पे लेना पड़ेगा इस प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट बिल्कुल डायरेक्ट करना है आपको। मालूम है, आपसे कहूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट करके देखना है बहुत जल्दी से, x + 3y + 1 और 2x + y और 2x + y - 3 ऐसे करके। तो इसे एक लाइन में खत्म करना होगा। जैसे x² है तो 2x², फिर y पे करो, फिर 3y² हो जाएगा। अब xy है तो हमें ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग करना पड़ेगा। xy एक पॉजिटिव ये रहा, 3 × 2 = 6 ये रहा, तो 7xy ऐसे कर करके फिर x वाला कलेक्ट करो। x वाले 2 जगह आएंगे, एक -3x + 2x - x हो गया। y करोगे तो 3 × 3 = -9y + y -8y हो गया, और -3। मतलब ये एक एक लाइन में हमें फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पर हमें सेव करना पड़ेगा, वरना तो ये भी क्वेश्चन लेंदी लगने लगेगा। ठीक है बेटा, तो कर लेंगे आप ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो इस तरह से हमारे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ये 5 केसेस पूरे हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ आप कर लेंगे। चाहो तो इस पे मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको बता दूं कि हमें 3 इक्वेशन साइड्स के दिए जाएंगे। आप L1 L2 जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं सबको बना लीजिए, किन्हीं 2 के साथ आर्बिट्रेरी वैल्यू कनेक्ट करके, और उस पूरे स्ट्रक्चर को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब जैसे ही ये 2 आर्बिट्रेरी हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन सर्किल कब रिप्रेजेंट करता है वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, इंटरसेप्ट्स, मतलब इंटरसेप्ट लेंथ बाय सर्कल्स। ये भी 2-3 पॉइंट इसके और बाकी हैं,
जैसे इंटरसेप्ट लेंथ बाय सर्कल, जैसे एक सर्किल बेटा कंसीडर कर लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx और प्लस 2fy, और ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। प्रोसेस इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये प्रोसेस बेस्ड दे देते हैं कॉर्ड वगैरह की लेंथ पर, तो उसे ध्यान से समझना बेटा। जैसे मैं पहले एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट लाना चाहूंगा, इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस ये अंडर कंसीडरेशन ले रहा हूँ बेटा, मैं वाई एक्सिस बना ही नहीं रहा। आप जरा इस सर्किल को देखिए, ये एक्स एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अब मान लीजिए यहां पर जहां ये कट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए बी इंटरसेप्ट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट को मैं x1, 0 ले लेता हूं, और ये कोऑर्डिनेट में x2, 0 ले लेता हूं बेटा। तो इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो गई अकॉर्डिंग टू फिगर, x2 माइनस x1 बोल दूं, मॉडुलस। Yes, sir. Yes, sir. बताओ बेटा, इस पे थोड़ा थिंक कीजिए। ये सर्किल है, ये सर्किल एक्स एक्सिस पे कट करता है, आप देख रहे होंगे ए और बी 2 पॉइंट्स पे कट करता है। क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लीजिए, दो डिफरेंट पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, x1, 0 x2, 0, है ना। और इंटरसेप्ट लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, समझ आएगा। अब एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट के लिए आप बेटा एक्स एक्सिस पर y को पुट y टू 0 पे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, x स्क्वायर 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट पर गया, जो ये दो पॉइंट कट कर रहे हैं ना, तो ये वाले इसके रूट होंगे, लेट x1 x2 बी द रूट्स, बी द रूट्स। अब आप ध्यान से देखोगे तो मुझे पता चलेगा कि x1 प्लस x2 मेरे पास माइनस 2g आ जाएगा, और x1 x2 सडनली मेरे पास c आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है मुझे लाना है x2 माइनस x1, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। x2 माइनस x1 को मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और ये तो आइडेंटिटी बहुत काम की है, आप आगे भी इससे काम लोगे, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख सकता हूँ ना बेटा। इसे आप इंटरनली अपने मन में सॉल्व करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बन जाता है। सर रिपीट कर दीजिएगा। फिर से देख लो बेटा, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक क्लियर है ना अपने को, x1 x2 बी द रूट्स। तो ना नेटवर्क के इश्यू के कारण ये एक्सेस जो आपने इसके बाद इंटरसेप्ट के बाद बोला हो अच्छा, जैसे ये इंटरसेप्ट हमारा फिगर के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 है। अब क्या है कि जब मैं इन इंटरसेप्ट्स के लिए सॉल्यूशन चाहूंगा तो उस टाइम पर x एक्सिस के रिगार्डिंग आपको पूरी इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में y को 0 रखना है, क्योंकि इफ आई एम लुकिंग टू सॉल्व पॉइंट्स एट x एक्सिस देन एट द सेम टाइम y मस्ट बी 0, तो y को मैंने 0 पुट कर दिया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x रह गया बेटा, एंड हुज रूट्स विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। क्या कहते हो? यस सर। अब x1 x2 हमारे पास रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी का काम कौन कर रहा है, 2g, a है 1, ऐसे ही x1 x2 मतलब अल्फा बीटा क्या होता था, c अपॉन ए। तो आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। यस सर। और एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है a माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडरूट a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। यस भाई अब अगर जो आप इंटरनली इसको ब्रेक करोगे तो ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x1 x2 माइनस 4 ऑफ x1 x2, तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मॉडुलस में हम लोग यही बाहर लाएंगे। डन। यस। अब बेटा x1 x2 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो आफ्टर स्क्वायरिंग ये इट मस्ट बी 4g स्क्वायर एंड 4x1 x2 इट मस्ट बी 4c, तो मैं समझता हूँ ट्वाइस ऑफ g स्क्वायर माइनस c, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एट x एक्सिस आ गया। अब क्या है कि मुझे पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आगे से, जैसे ही मुझे कोई जनरल सर्किल देता है इस तरह से, तो मैं उसमें फटाक से यदि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट मांगा जाए तो मैं ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी कर दूंगा। फिर तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो सिमिलरली इंटरसेप्ट एट
वाई एक्सिस जो लिखा जाएगा वो आपका ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग एक्स को जीरो रखेंगे, वाई में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यस सर। सर है ना बेटा? जब मैंने मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन किए थे तो ज्योमेट्री से भी हो रहे थे। हाँ, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज्योमेट्री से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, बस मैं फॉर्मूले से रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि अब इसमें मान लो जैसे ना फर्स्ट कंडीशन हो गई भाई, मान लीजिए जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, क्या प्रोवाइड करता है बेटा ये? इट प्रोवाइड्स के सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस, सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस। क्योंकि अगर जो जी स्क्वायर सी के इक्वल हो गया तो एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इट टचेस एक्स एक्सिस। जिस इंटरसेप्ट की लेंथ जीरो हो जाएगी वो उसको टच करने लगेगा। फिर एफ स्क्वायर भी सी के इक्वल हो गया तो वाई एक्सिस को भी टच करेगा, तो ये दोनों को टच करता है। और यदि एक अकेले हम लोग लेते हैं, मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, व्हाट इट प्रोवाइड्स, तो ये कहेगा आपसे कि भाई सर्किल टचेस वाई एक्सिस, सर्किल टचेस वाई एक्सिस, है ना बेटा? और जी स्क्वायर सी के इक्वल हो जाएगा तो सर्किल किसको टच करेगा? एक्स एक्सिस को। यस सर। तो ये भी आप चाहो तो इसमें लिख ही लो, थर्ड वाली कंडीशन कि जी स्क्वायर इक्वल सी प्रोवाइड्स सर्किल टचेस एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आप इसको जरा ध्यान पे रखेंगे, इस पर कोई भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है इस तरह का। तो देखिए आज मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा हम लोग इसको कंप्लीट करके, और आज क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस, नए नए से क्वेश्चंस करेंगे, इस पर लोकस बेस्ड भी करेंगे। लोकस पर ही मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करानी है। ओके सर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाते हैं, बल्कि क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बेटा हमसे कहा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल्स टू सी। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए कि भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, तो सर्किल टचेस एक्स जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। हाँ, अब सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, तो ये मतलब सिंपल क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है। तो लैम्डा माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और सी कितना लेंगे अब आप? -5। यस सर। कर पाएगा क्या ये फिर एक्स एक्सिस को टच? किसी का वैल्यू यदि स्क्वायर हो रहा है तो वो स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल नहीं आएगा ना, यस सर। तो ये सर्किल टच नहीं कर पाएगा। और यदि मैं यहाँ पर इसको प्लस कर देता हूँ तो एक बार ही पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेंगे, और लैम्डा माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 5 20, तो यहाँ लैम्डा माइनस वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू अंडर रूट फाइव। तो यहाँ लैम्डा के दो वैल्यू आ जाते हैं, एक वन प्लस टू अंडर रूट फाइव और एक वन माइनस टू अंडर रूट फाइव इन केस व्हेन इट वाज प्लस फाइव। ठीक है बेटा? इस तरह से हम लोग अब वो क्वेश्चन कैसा दे सकते हैं आपको, वो इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, जरा एक मिनट में आपको बता दूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन टू थीटा एक्स और माइनस वाई और प्लस वन। अब यहां पर बल्कि हम लोग एक काम करते हैं, इसको टू साइन टू थीटा ले लेते हैं। टू साइन टू थीटा एक्स माइनस वाई प्लस वन और इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा यही क्वेश्चन सेम था मेरे पास अभी भी, सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, सर्किल टचेस एक्स एक्सिस। तो वही जी स्क्वायर लाते हैं हम लोग, यहाँ साइन स्क्वायर टू थीटा हो जाता, इज इक्वल्स टू वन हो जाता।
हम रिगार्डिंग क्या ले रहे हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाते बेटा, आप लोग बताओगे क्या? साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। भाई ये तो क्लियर हो गया, जी स्क्वायर इक्वल सी है। बताओ। हेलो, मेरी वॉइस पहुंच रही है बस अभी तक? यस सर। सर वॉइस सही हाँ, से नहीं आ रही। तो साइन स्क्वायर, हाँ हाँ बोलो बोलो सर देखो। वॉइस सही से नहीं आ रही, बीच में ब्रेक। हाँ मैं इसलिए सोच रहा था कि रेस्पॉन्स नहीं आया। अभी ठीक आ रही है? यस क्या? हाँ बेटा, अब बताओ साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल 1 का क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग? बताओ बेटा, सिद्धार्थ, ईशिका, मानसी, विशेष, कृष्णा। सर उसको साइन स्क्वायर बाय बाय लिखेंगे ना 1 को। ठीक है, और एक बात और भी है कि इसमें मतलब जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाऊं फिर मैं? अब आप ही देखो कि साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 है। तो 1 को हम लोग चलो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या ऐसे लिख सकते हो ना आप लोग, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्योंकि अब तो +1 भी एप्लीकेबल होगा और -1 भी एप्लीकेबल होगा, तो पाई बाई 2 का ऑड इंटीजरल मल्टीपल हमारे लिए वर्किंग में होगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 और ये पाई बाई 4। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। अब उन्होंने कोई रेंज दी हुई है तो आपको पर्टिकुलर एंगल वैल्यूज बताने होंगे, और नहीं दी हुई है तो आप रेंज वैल्यू बताओगे, मतलब आई मीन जो जनरल वैल्यूज है वो बता दोगे। डन। यस सर। चलिए, अब हम लोग रिपीट दूसरा कर पॉइंट। बेटा मैंने कहा था जैसे ना एक फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, 3 फॉर्मूलेज होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो इनका कंबाइंड सॉल्यूशन जो होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे करके। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो इस 1 को ना हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 2। तो आप 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 लेंगे, पाई बाई जो कॉमन लेंगे वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपने जो कहा था वो बताओ अभी। वो ये अच्छा, वो ये था बेटा कि अगर जो मान लो हमें एक रेंज दे रखी है, जैसे फिलहाल यहाँ पर मैंने कोई रेंज नहीं रखी, मैं आपको कह दूं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 4 पाई, ऐसे करके दे दूंगा आपको, और आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच दिस सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, तो आप जो ये जनरल सॉल्यूशन लाए हैं इसमें से आपको नंबर ऑफ वैल्यूज सॉर्ट आउट करने होंगे। जैसे मैंने आपको 0 से 4 पाई दिया है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज का रेंज है। तो आप जरा एन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर एन होता है आई, एन को आप फर्स्ट वैल्यू 0 दे दीजिए, पाई बाई 4 लाइज इन दिस। फिर एन को 1 दे दीजिए, 1 देंगे तो 3 पाई बाई 4 अगेन लाइज। तो ऐसे करके आप मैनुअली इनको काउंट कर सकते हो। ओके। या ये देख लो कि भाई 2n प्लस 1 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है बेटा, जैसे 4 पाई तक है, तो मैं समझता हूँ n को हम लोग 8 तक ले जा सकते हैं ना बेटा, शायद। देखो यदि हम n को 8 ले जाएंगे तो 8 टू जा 16 प्लस 1 17 पाई बाई 4, 4 से एक्सीड कर जाएगा, तो हम 8 n को 7 ले जा सकते हैं। n 0 से लेके और 7 हो सकता है इस रिगार्डिंग, तो 8 वैल्यूज हो जाएंगे, 8 सॉल्यूशंस इन दिस रेंज। तो एक न्यूमेरिकल इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है बेटा, सब्जेक्टिव वाले जो होते थे क्वेश्चन, है ना, मेंस में आजकल आते हैं ऐसे कर। हाँ एडवांस में आते हैं। तो ये बस क्वेश्चन वो बनेंगे कहाँ से, यहीं से तो बनते हैं सारे के सारे, कि भाई वो किसी में कुछ मिला दिया, अब उन्होंने ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री डाल दी,
लॉगरिथमिक डाल दिया, और लॉग भी डाल सकते थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल सकते थे। मैं आपको कराऊंगा इससे एक क्वेश्चन, और आपके पास मॉड्यूल में भी होंगे पक्का, ठीक है ना। तो अब हम लोग, हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं और अब लिखते हैं एंगल बिटवीन सर्कल्स। एंगल बिटवीन सर्कल्स, मान लीजिए मेरे पास दो सर्किल हैं बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये s1 है, और एक s2 सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए हमें इसमें एंगल बिटवीन सर्कल्स लेना है, तो बेटा इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं आपको, बस मैं आपको सीधे फॉर्मूला लिखा रहा हूं। ये होता है थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू c1 c2 होल स्क्वायर, एक मिनट, इसको पहले नहीं बाद में लिखना है, ऐसे लिखो बेटा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 डिस्टेंस का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r1 r2। यहां पर r1 एंड r2 क्या है, बी द रेडियाई ऑफ सर्कल्स and c1 c2 be the distance under mod, इस तरह से लिखेंगे, be the distance between centers of circles। और ये बेटा अब एंगल बिटवीन सर्कल सीन में कैसे बनता है, मतलब ये क्या होता है, जैसे हमने दो सर्किल ले लिए इस तरह से और ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाई जाती हैं, उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल बिटवीन सर्कल्स कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहा मैंने, कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर कॉमन पॉइंट। ठीक है बेटा, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट बनते हैं उनके बीच एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन सर्कल्स कहते हैं। और ये कोसाइन फॉर्मूला भी है, मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसको बता दूंगा, ये आप याद कर लीजिए अच्छे से, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है याद करने में। आप देखिए ऐसे याद हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 स्क्वायर। डन बेटा। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पेज पर मैं जाकर यहां पर एक कंडीशन लिखवा देता हूं कि सर्कल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल। क्या नाम बताया बेटा, ऑर्थोगोनल। इफ सर एक बार फिर से फॉर्मूला बताना। कौन सा वाला जो अभी पीछे बताया था, ये वाला? यस सर, एंगल बिटवीन टू सर्कल के टेंजेंट वाला। मैं बताता हूँ बेटा, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट्स। तो जो उनके कॉमन पॉइंट हैं, यूं कहिए इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर दोनों सर्किल के जो टेंजेंट बनाए जाएंगे उनके बीच के एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन सर्कल्स कहते हैं। एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो एंगल ला सकते हैं वो लाइंस के बीच में ही तो ला सकते हैं, कर्व के बीच में थोड़ा ना एंगल होता है, लेकिन हम लोग टेंजेंट के थ्रू ले आते हैं बस उसको, तो वो एग्जैक्ट नहीं होता, क्लोज होता है बस। ठीक है बेटा, अब क्लियर है सिद्धार्थ, बोलो। यस सर। अच्छा, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम जो कंडीशन पढ़ रहे थे वो ये थी कि भाई यदि सर्कल्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यदि वो 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ बेटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से, cos 90 की वैल्यू 0। तो वो जो हमारे पास फ्रैक्शन था उसमें r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का स्क्वायर, ये आप आगे से याद रखेंगे। और वैसे भी देखो ये बहुत क्लियरली हम लोग सीन में समझ सकते हैं, जैसे दो सर्किल थे, ये हमारे पास टेंजेंट है ऐसे करके। आप खुद ही सोचो, अगर जो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तो ये इसका टेंजेंट है सर्किल 2 का, है ना, लेकिन ये दूसरे के लिए नॉर्मल का काम करेगा, नॉर्मल का। तो ये जो हमारे पास, मान लीजिए मैं इसको S1 कहूंगा और इसको S2 कहूंगा, ये मान लीजिए सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल का सेंटर है C2। तो देखो ये इसका नॉर्मल बन जाएगा, अपने आप के सर्किल का तो टेंजेंट है, दूसरे का नॉर्मल है। देखो आ गया 90 डिग्री। और आप देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये R1 रेडियस हो गया, ये R2 रेडियस हो गया। कितना जल्दी समझ में आ गया? बताओ ये फिगर बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। भाई ये 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर इस टाइम, ये लाइन इस सर्किल के लिए तो टेंजेंट है, लेकिन दूसरे के लिए नॉर्मल बन जाएगी क्योंकि ये इस पर 90 डिग्री है। ऐसे ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है, दूसरे के लिए नॉर्मल बन जाएगी। तो वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास करता है। और वो क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, जो सेम पॉइंट से पास करता है। क्या कहते हो बच्चों, बताओ? यस ऐसे है। तो अब मैं यदि आपको दो सर्किल्स के लिए ऑर्थोगोनली कट करने की बात कहता हूं, तो आप बहुत सिंपली उनकी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। दोनों की रेडियाई फाइंड कीजिए, दोनों के सेंटर्स लेके आइए, सेंटर के बीच का डिस्टेंस लाइए और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी ले लीजिए। ये होता है ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 फॉर two circles x square plus y square 2g1x plus 2f1y plus c1 is equals to 0 and x square plus y square 2g2x plus 2f2y plus c2 equals 0 be orthogonal, to be orthogonal। बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ जो C1 C2 रिगार्डिंग यूज हो रहा है ना, C1 C2 ये इक्वेशन ऑफ सर्किल से आ रहे हैं, दे आर नॉट द सेंटर पॉइंट। ये आप में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए बेटा इसको लेकर, क्योंकि मैंने सेंटर को भी C1 C2 से दिखाया है। तो ये वाले तो पॉइंट हैं C1 C2, और ये C1 C2 बेटा सर्किल से कंपेयर करके स्टैंडर्ड वैल्यूज आई हैं। समझ रहे हो आप बच्चों? नो सर। देखो मैंने कहा है कि जैसे एक तो फॉर्मूला मैंने ही बनाया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर। तो यहाँ जो ये C1 C2 है ना, ये तो आपके सेंटर के डिनोनेशन है, मतलब सेंटर जो हमने डिनोट किया है C1 से C2 से, तो ये तो इनके बीच का डिस्टेंस है। और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग लाएंगे इनको जब हमारे पास दो सेंटर होंगे। जबकि ये वाले जो C1 C2 है, ये स्मॉल C1 C2 है। और ये कहां से आए हैं? ये सर्किल की इक्वेशन से आए बेटा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, और एक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड k इफ सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल। लेके आना बेटा इस क्वेश्चन को, जरा करना। क्या आएगा के? भाई आप कंपैरिजन कर लो। हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उसके लिए G1 कितना आएगा बताओगे? फॉर्मूला तो होता है ये वाला। अब जरा एक एक करके बेटा कोई भी मुझे बच्चा वैल्यू बताता जाओ। जैसे G1 बताओ, G1 क्या लिखूं? सर 2 -2 बेटा, -2 और ये -5। F1 बोलो बेटा 1 और ये 6, ये K और ये -5। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो ये 10 and 6 16 32 इज इक्वल टू K -5, तो K इज इक्वल टू हमारा 37 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका, आप ये देख लो कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन किस तरह से है, उसी तरह से अप्लाई कर लो।
बनता ये इसी से है, मतलब ये जो फॉर्मूला है कोई नया नहीं हो गया, ये आया इसी से है। जैसे R1 स्क्वायर क्या होती है, अंडर G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस C1, R2 स्क्वायर भी अंडर G2 स्क्वायर, लाइक ऐसे करके स्टैंडर्ड डिस्टेंस। तो सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट आ जाती है, तो हम इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, नहीं तो वो है ही सुपर फॉर्मूला यही है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर। डन। अब जैसे मान लो मैं एक लोकस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे इसमें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल passing through 1 1, passing through 1 1 and cutting x square plus y square is equals to 4 orthogonally। अब ये बात ध्यान से समझो बेटा, क्वेश्चन बेहद अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। देखो इसको, वो कहता है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल पता लगाइए जो 1 1 से पास करता है, जो जिसका हमें लोकस पता लगाना है सेंटर का, वो सर्किल 1 1 से पास करता है और इस सर्किल को कट करता है। ये सर्किल कंप्लीटली नोन है मेरे लिए, मैं इसको S1 रिगार्ड ले लेता हूँ। S1 के लिए मेरे पास जो सेंटर 1 है वो हो गया 0 0 और जो रेडियस 1 है वो बेटा 2 हो गया। यस। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, जो सर्किल अंडर कंसीडरेशन है इस तरह से, जो ऑर्थोगोनल कट कर रहा है H2, उसका सेंटर में क्या ले लूं? उसका सेंटर तो पता ही नहीं है, तो जो सेंटर पता नहीं है उसको H के ले लेता हूं, ठीक है। यस भाई इसी का मुझे लोकस भी लाना है। लोकस के लिए बेटा कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, हम गिवन कंडीशंस को आपस में अप्लाई करते हैं और जो उनका कनेक्शन मिलता है वही लोकस होता है। अब R2 के बारे में कौन बताएंगे मुझे? R2 क्या होगा? भाई दो ही चीजें चाहिए हमें, R1 R2 और C1 C2। तो R2 के बारे में कौन बताएंगे? सर, x कॉमा k और 1 कॉमा 1 से कुछ रिलेटेड होगा, तो अगर से पास कर रहा है तो इसको डिस्टेंस भी का ही होगा। एकदम सही बात। मतलब हम लोग जब R2 की तरफ जाते हैं तो वो, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं इस बात की, मैं बड़े आराम से ला सकता हूँ ऐसे करके। भाई किसी सर्किल का हमें सेंटर पता है, जो H कॉमा के चलो नहीं भी पता, हमें मान लिया है, और उसका एक पासिंग पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर, तो सेंटर और सर्कमफेरेंस के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा वही रेडियस होता है कि नहीं बात? अब हमें क्या सिखाया गया कि टू बी ऑर्थोगोनल, टू बी ऑर्थोगोनल आप क्या करने वाले हैं? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर, डिस्टेंस का। तो जरा अप्लाई करो बेटा, R1 स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अंडर हटा दो, H माइनस 1 होल स्क्वायर K माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का डिस्टेंस, डिस्टेंस लेके आते हैं हम लोग अंडर H माइनस 0 होल स्क्वायर K माइनस 0 होल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर होगा बेटा। यहाँ तक की बात सभी बच्चों को समझ में आई? यस सर। अब बस हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना, 4 प्लस H स्क्वायर K स्क्वायर माइनस 2H माइनस 2K प्लस 1 H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये अंडर हट गया बेटा। तो H स्क्वायर K स्क्वायर भी आप देख रहे होंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बचता है उसको हम लोग अलाइन कर लेते हैं, ये 2H प्लस 2K और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 का डिवीजन करूंगा, H प्लस K इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया फिक्स पॉइंट के लिए। जब हम लोग लोकस लिखते हैं तो उसको वेरिएबल पॉइंट बना देते हैं बेटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका, है ना। अभी देखो ये तो हो गया इसका कि भाई इसकी इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल 3। ऑप्शन में आपको एग्जामिनर पता है क्या भी दे सकते हैं? वो आपको कह सकते हैं कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू दिस कटिंग दिस ऑर्थोगोनली विल बी। अब ऑप्शन वो नाम के साथ दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, तो हम स्ट्रेट लाइन ऑप्ट कर लेंगे, है कि नहीं? ये और कोई बच्चा बेटा बताओ मुझे, किसी को प्रॉब्लम आई हो इसमें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आ गया ना? मतलब लोकस जो होता है ना, जैसे मतलब मैं एक लोकस का क्वेश्चन इसके पैरेलल दूसरा पूछ लेता हूँ,
जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 2 अंडर रूट 3 के if hk lies on, if h comma k lies at x plus y is equals to 1। तो ये कैसे लाओगे बेटा आप लोकस? हमें लोकस किसका लाना है? इस पॉइंट का लाना है। सर वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो गया, एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा बेटा, मैंने कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 के फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट and if h comma k lies at x plus y is equals to 1। भाई h के इस लाइन पे लाई करता है तो समझो h प्लस के इज इक्वल्स टू 1 हो गया ना अपने पास। यस सर। अच्छा, हमें जिसका लोकस लाना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने इसको x1 लेट कर लिया, इसको y1 लेट कर लिया, तो x1 इज इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3h प्लस 2 और y1 इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 3 के। अब मुझे इसको इंटरकनेक्ट करना है बस, तो मुझे अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि मैं x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ले आऊं। तो देखो 3h प्लस 2 प्लस 3k, यदि मैं 3 कॉमन ले लूं और ये h प्लस k प्लस 2 हो जाए तो h प्लस k 1 है बेटा हमारे पास, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और जब मैं इसको लोकस दूंगा तो इसको जनरलाइज कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ऐसे करके। क्या कहते हो बेटा, बताओ? यस। तो जिसका भी हमें लोकस लाना होता है ना, उसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे खुद h के पहले से ही था तो मैंने x1 y1 लेट कर लिया, आप p q लेट कर सकते थे, कुछ भी लेट कर लेते। h के उस लाइन, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे आप बेटा, बताइए। सर ये सर्कल की क्वेश्चन निकली ना लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो लोकस निकला वो सर्किल निकला। अब वो आपको नाम से भी पूछ सकते थे और इक्वेशन से भी पूछ सकते थे, ठीक है? ओके सर। और कोई बेटा, कोई बच्चा बताइए, सबको वॉइस और ये क्लियर है ना वैसे? अच्छा, चलिए, तो अब हम लोग एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स भी क्लियर कर लिया, इंटरसेप्ट क्लियर है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्लियर है, काफी हद तक कल भी कर लिया था। अब हम लोग एक पॉइंट और ले लेते हैं, रेडिकल एक्सिस। फिर ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन की तरफ हैं। अब ये लगभग कंप्लीट होगा। बिल्कुल आज करेंगे रेडिकल एक्सिस। बेटा रेडिकल एक्सिस को हम लोग समझ लें पहले कि रेडिकल एक्सिस क्या है। एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं इसको लेकर एक फिगर आपको समझाता हूँ, फिर आप देखना कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास दो सर्कल्स हैं, मान लीजिए वो आउटसाइड ऑफ ईच अदर भी हो सकते हैं और इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैंने ऐसे करके इसको ले लिया। सर्किल को मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया C1 R1, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बेटा, है ना? इसका मीनिंग है कि C1 पर सेंटर्ड और R1 रेडियस, C2 पर सेंटर्ड R2 रेडियस। अब मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, ये x, y एक पॉइंट है, यहां से हमने दो टेंजेंट बनाए, ऐसे करके, ऐसे करके दो टेंजेंट बनाए आपका, ये A है, ये B है, या हम एक और सेट ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने अलाउ किया मूव करने के लिए, और यहां से भी टेंजेंट बनाए ऐसे करके, और सेकंड पोजीशन पर मान लीजिए ये Q के नाम से है, और फिर ये Q, ये A डैश, ये B डैश पॉइंट है। मतलब एवरी टाइम ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दे आर इक्वल इन लेंथ, आई मीन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स भी इक्वल। अब मैं इनको थोड़ा वर्डिंग्स में कहता हूं आपसे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इज सेड टू बी रेडिकल एक्सिस for a pair of circles if length of tangents drawn from this point to the circles be same।
कुछ बात समझ में आई बेटा? एक पॉइंट है, दो सर्किल हैं, हम उस पॉइंट से उस पेयर ऑफ सर्किल पर इक्वल लेंथ के टेंजेंट बनाते हैं। तो इस कंडीशन के साथ यदि ये पॉइंट मूव करता है तो व्हाट इट describes a straight line known as radical axis of the given two circles. ओके सर। है ना? तो मैं बेटा इसको लिख भी देता हूं क्योंकि उतना आसान नहीं है याद रखना, ये बहुत सारा हो जाता है। देखिए, locus of a point P is said to be radical axis if length of tangents drawn from point P to a pair of circles be same. यदि पेयर ऑफ सर्कल्स पर ड्रॉ किए गए, मतलब दैट इज, मैं यदि फ्रॉम फिगर से कहूं, दैट इज फ्रॉम फिगर, यदि मैं आपसे कहूं तो पी ए लेंथ पी बी के बराबर होगा, सिमिलरली क्यू ए डैश क्यू बी डैश के बराबर होगा। तो ये रेडिकल एक्सिस है बेटा। बताओ क्या कह रहे हो? फिगर से और जो डेफिनेशन लिखाई उससे मैचिंग क्लियर हो रही है आपको? समझ में आ रही है बात? यस सर। और ये बेटा एक अपने आप में स्ट्रेट लाइन होता है। रेडिकल एक्सिस जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये रेडिकल एक्सिस होगा। कहीं से बना लो, मतलब आप यहाँ से बनाओगे ऐसे करके, ऐसे करके, क्या बन गया, ऐसे करके, तो ये भी सेम होंगे। इस तरह से मैं इसको हटा देता हूँ। सही है सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए चलिए, तो इस तरह से। अच्छा बेटा, अब इसकी इक्वेशन कैसे लाए हम लोग? अच्छा ये देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये किसको याद है कि हम लोग आउटर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे लाते थे? आई होप वेल का आप सबको याद होना चाहिए। आउटर पॉइंट से, नहीं डियर, नहीं नहीं नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटर पॉइंट टू द सर्किल, स्क्वायर रूट ऑफ पावर पॉइंट रूट होता ऑफ था एस पी। यस, स्क्वायर रूट ऑफ पावर पॉइंट। समझे ना? तो बिल्कुल ठीक कहा। अब फ्रॉम पी ए इज इक्वल्स टू पी बी यदि मैं बात करता हूं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एस वन पी, चलो यहीं लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ एस टू पी, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब पहली बात तो हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा S1P इज इक्वल्स टू S2P। अब सर्किल में कोई भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए, चलिए S1 मैंने ले लिया बेटा 2G1X 2F1Y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों समझ में आ रहा है ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये मैंने बताया था आपको, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या ऐड होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, सर तो बेटा इस सर्किल में अब आप ये पॉइंट रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x1, आई मीन काम करते हैं यार, ये ना x1 y1 मानने वाला तो अजीब सा लगेगा। ये ऐसा करो, यहाँ भी हम x1 y1 ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g(x1) 2f(y1) और ये भी g1f1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू, ये भी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2g2(x1) और प्लस 2f2y1
और प्लस बेटा C2। अब आप देखोगे कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ट्वाइस ऑफ g1 माइनस g2 ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f2 y1 और प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, और 1 डिग्री स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर है। तो मैं लोकस की बात कैसे करूं, या लोकस और इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस की यदि बात की जाए, ट्वाइस ऑफ g1 माइनस g2x ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f2y और प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये तो एक तरह से डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ सर्कल्स हो गया। ब्रेक हो रही है। इसका मतलब यदि हम दो सर्कल का यस सर, बीच में डायरेक्ट डिफरेंस ले लें S1 माइनस S2, तो वो रेडिकल एक्सिस शो करेगा। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 रेडिकल एक्सिस शो करता है। तो इससे आप इन साइड में लिखते हो। अच्छा, ये नेटवर्क सॉल्व नहीं हो जाता है। एकदम ऐसे एकदम रुक गया और एकदम सारा एकदम आ गया। यस सर, ऐसे हो सर ब्रेक हो रही है और सर आपकी स्क्रीन भी बीच बीच में फ्रीज हो जाती है। फ्रीज हो जाती है आपकी। अच्छा, चलो मैं इसको दूसरे कनेक्शन से कर रहा अभी। अब तो हम थोड़ा इसको कर लेते हैं पूरा। नेक्स्ट हाफ में वाली दूसरा, होगी ना, कर लेना। हाँ ब्रेक होगा तब करूंगा दूसरे से। तो ये 15 मिनट बाद क्या होगी तो क्या? बिल्कुल तभी करूंगा दूसरे वाले में, नहीं तो फिर इसका टाइम जाएगा, क्या फायदा है। अब तो ठीक है इस टाइम। यस सर, अभी अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो अब रेडिकल एक्सिस बेटा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा बच्चों, ये और बताओ कि S1 माइनस S2 इक्वल 0 मैंने कुछ और भी बताया था आपको। S1 माइनस S2 इक्वल 0 मैंने कुछ और भी बताया था, और किस रिगार्डिंग बताया था? सेम हो जाएगा, एफ जो है वो सेम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो S1 माइनस S2 इक्वल कॉमन 0, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ बताया। ना 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 बेटा, कॉमन टेंजेंट नहीं, वो बताया था कॉमन कॉर्ड। आप पहुंचे तो सही वहां तक, लेकिन थोड़ा सा मिस करके कॉमन कॉर्ड बताया था इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है ना? अगर जो मान लो मैं ऐसे Okay, करके दो सर्किल ले लूं ना, ऐसे करके ऐसे, तो यहां पर S1 माइनस S2 के दो रोल हैं। एक तो ये रेडिकल एक्सिस तो है ही है, वो तो अपने आप में क्लियर है ही है, रेडिकल एक्सिस एज वेल। क्या बेटा दूसरा क्या? कॉमन और कॉमन कॉर्ड। तो ये भी आप याद रखना कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के केस में S1 माइनस S2 वो आपका कॉमन कॉर्ड भी होता है, रेडिकल एक्सिस भी होता है। और एक केस और लिखना बेटा इसमें, मतलब थोड़ा प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे बेटा लास्ट शीट में मैं वापस आ रहा हूँ। आप देखिए ये जो फिगर है मेरे पास, ये दोनों सेंटर्स को यदि मैं ज्वाइन करा दूं ऐसे करके, तो ये जो रेडिकल एक्सिस होता है वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स, एक तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा? Okay, sir. हाँ, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स। एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। मैं लिखाऊं या याद रहेगी? सर याद चलो। और बेटा ये जो रेशियो है ना अपना, ये वाला रेशियो, बल्कि आप नोट कर लो, यदि आर रजिस्टर तो आप लेके बैठे होंगे, और ये R1 है और ये R2। ये रेशियो बेटा, ये जो रेशियो होता है ना कट पॉइंट का, मान लीजिए ये R पॉइंट है, तो ये रेशियो R1:R2 में डिवाइड करता है, R1:R2 में। आपको याद होगा म्यूचुअल पोजीशन में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, है ना? सर क्या? म्यूचुअल पोजीशन में जब हम लोग म्यूचुअल पोजीशन ऑफ सर्कल्स पढ़ रहे थे, तब भी तो आया था ये कहीं ना कहीं R1:R2। कहाँ था, किसके रिगार्डिंग था? सर पोजीशन ऑफ सर्कल। हाँ, और उसमें बेसिकली हम लोग जब इंटरनल टेंजेंट्स पढ़ रहे थे,
क्या बोल रहे थे? इंटरनल टेंजेंट्स तो था बेटा, है ना? इंटरनल टेंजेंट्स भी अपने एक सर जो कट करती है। हाँ बोलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो इसकी प्रॉपर्टी दो ही थी बस, ज्यादा नहीं थी। एक बेटा रेडिकल सेंटर और होता है। आप सोच रहे होगे सर्किल कब खत्म होगा? यस सर। ये सर दिमाग खराब हो गया। पक्का मैं सोच ही रहा था कि पक्का सोच रहे होंगे बच्चे कि यार एक खत्म होता नहीं दूसरा आ जाता है। सारे अब कंफ्यूजन रेडिकल है, बहुत सारे कंफ्यूजन। रेडिकल एक्सिस खत्म हुआ तो सेंटर आ गया। लेकिन चलो अब इसे स्टॉप करते हैं हम लोग, और रेडिकल सेंटर पर ही लास्ट करेंगे। अरे बच्चों बस ऐसे ही है, काफी सारी चीजें हो गई हैं वाकई में। देखो बेटा, ये ये मैं आपको बनाता हूँ। देखो कितनी अच्छी फिगर भी, देखो मैं इतनी अच्छी फिगर बना नहीं पाता हूँ, आज अच्छी बनी है। ये 3 सर्किल बन गए बेटा हमारे पास। 3 सर्किल बन गए, और सर्किल इस तरह से मैं लिख देता हूँ C1R1। अच्छा, आप सोचते हो क्या एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं है? स्ट्रेट लाइन किया था। 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। और सर्किल में तो बस सेंटर और रेडियस निकालना बताया जाता है, बाकी तो कुछ है ही अरे नहीं। ये एक्सरसाइज है। ये सर हाँ वही ज़्यादा फॉर्मूले खाली पड़ेगा, खाली पड़ेगा। तो। और बहुत ज्यादा चेंज है। अच्छा देखो, ये हमारे पास 3 सर्किल हैं, तो इनके ना 3 सिस्टम बना लो ऐसे करके, यूं ऐसे करके। और अब देखो, यदि 3 सर्किल हैं तो 3 ही हमारे पास रेडिकल एक्सिस भी हो सकते हैं। जैसे एक रेडिकल एक्सिस तो ये हो गया, एक रेडिकल एक्सिस बेटा ये हो गया, और एक रेडिकल एक्सिस आपका, भैया ठीक बन गया भाई, एक रेडिकल एक्सिस ये हो गया आपका जी, ऐसे करके। तो ये तीनों रेडिकल एक्सिस ना कॉन्करेंट होते हैं। इस पॉइंट को ही हम लोग रेडिकल सेंटर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेडिकल सेंटर इज पॉइंट ऑफ concurrency of radical axis of each pair of 3 given circles। तो बेटा इसमें हमें 3 सर्कल्स गिवन होते हैं। 3 सर्कल से हमें 3 पेयर मिलेंगे भाई, S1 S2 डिस्टिंक्ट, और S2 S3 और S3 S1। तो आपको 3 रेडिकल एक्सिस लाने हैं, और उन तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लाना है। किन्हीं दो को सॉल्व कर लो, थर्ड से सेटिस्फाई करा लो, वही पॉइंट आपका रेडिकल सेंटर भी होगा। ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही कभी कभी रेडिकल सेंटर के बारे में पूछा जाता है। तो ये रेडिकल एक्सिस कितने होंगे? 3 होंगे। एक तो ये होगा S1 माइनस S2 इक्वल 0, एक S2 माइनस S3 इक्वल 0 बेटा, और एक थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका? S3 माइनस S3। समझ में आई बात? ये है बेटा रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर। तो यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बेटा इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब मैं आपको सर्कल से ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और सर पैराबोला भी नहीं पढ़ा। हाँ, पैराबोला, क्या पूछा था पैराबोला के बारे में बेटा आपने? तो पैराबोला भी इतना ही पढ़ा, उसके अंदर भी चला। नहीं, सर्किल से थोड़ा छोटा है, सर्किल से तो छोटा है बेटा। और एलिप्स हाइपरबोला एक क्या था? हाँ हाँ हाँ, एलिप्स हाइपरबोला सेम है। और इसमें काफी मैटर है, रियली देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं, काफी मैटर है ऐसा कुछ ज्यादा ही है। इसमें, ज्यादा है। ये सर लेकिन अच्छा अच्छा, सही सही बताओ, मतलब समझ में भी आया या ऐसे ही बस हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते चले जा रहे हैं? आ रहा है। आया है, चलो। अच्छा, तो मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए निकालता हूँ।
जैसे अच्छा बेटा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लूं कि एक सर्किल है अपने पास एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वो कहते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन बी परपेंडिकुलर, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, फाइंड रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो इसके बारे में बेटा आप क्या कहते हो? ओरिजिन से बनाया गया है टेंजेंट्स को, और ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और कुछ और भी मैंने आपको समझाया था, याद होगा। ये कौन सा कंसेप्ट है, पढ़ा है ना हमने? डायरेक्टर ऑफ सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल बेटर कंसेप्ट है, और मतलब ये जो ओरिजिन है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए आपके हिसाब से? ओरिजिन लाई करना चाहिए डायरेक्टर सर्किल पे, है कि नहीं बेटा? यस सर। तो क्या मैं इस सर्किल को ऐसे लिख सकता हूँ? आप जरा ध्यान से देखिए, और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको बस पहचानना है। y माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, एम आई राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस क्यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2qy और क्यू स्क्वायर तो एक साथ अलाइन हो गए, बोथ साइड पी स्क्वायर ऐड किया तो x माइनस पी होल स्क्वायर हो गया, यस सर। तो x माइनस पी होल स्क्वायर वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसका डायरेक्टर सर्किल बताओ बेटा एक बार जरा, क्या होता था डायरेक्टर 2p सर्किल स्क्वायर हो के? जाएगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा, इसमें हमारा सीधा सीधा इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। अब क्या है कि ओरिजिन लाइज एट डायरेक्टर सर्किल, तो 0 0 रख देते हैं, तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, फाइनली वी गॉट इट एज q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। बढ़िया कंडीशन है, सिंपल, ज्योमेट्री से भी आसान तरीके से आ गई। ये क्वेश्चन अच्छा था। मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी हम लोग एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आउटर पॉइंट से, तो बेटा वी आर लेफ्ट ओनली विद वन चॉइस कि दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन डायरेक्टर सर्किल। और डायरेक्टर सर्किल का डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से बता दूं, दिस इज कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्किल एंड हैज इट्स रेडियस अंडू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ गिवन सर्किल। याद है सभी बच्चों? यस सर। तो इस तरह से हम लोग पहले डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन फ्रेम करेंगे, और डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन फ्रेम करने के बाद हम लोग सीधे सीधे इसमें ओरिजिन से पास करा देंगे। अब वो चाहे ओरिजिन से कहते तो हम ओरिजिन से करा दिया, नहीं तो हमने भाई कोई और पॉइंट होता तो उससे करा देते। यस। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। जैसे बेटा यहाँ पर एक डेटा इन्होंने दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 4 लैम्डा x और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 represents a circle 2x square plus 2y square plus 4 lambda x plus lambda is equals to 0 represents a circle। अब इस सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लैम्डा के लिए सेट ऑफ वैल्यूज लाना है हमें। बेटा मैं आपके लिए देता हूँ ये क्वेश्चन, जरा बताइए कैसे करेंगे। मतलब क्या क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग? ए इक्वल बी तो चलो हो गया भाई, वो तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 2 है, वाई स्क्वायर का भी 2 है, तो वो तो ऑलरेडी है। और भी कुछ देखते थे हम लोग, एक्स वाई का अब वो भी नहीं है, वो भी 0 ही है, तो फिर और क्या देखना पड़ेगा हमें अब?
एक डेल्टा भी होता था। हाँ डेल्टा होता था, लेकिन शायद सेट ऑफ वैल्यूज तो उससे भी नहीं मिलेगा, उससे तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि हम लोग इनइक्वलिटी में एंटर करेंगे यहाँ पर, तो ये सिंगल इनइक्वलिटी एक्सिस पे लाई कर रहा है ये तो y का तो पॉसिबल ना 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 ना, आप ये देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने ऐसे करके लिख दिया, अब इसमें सेट ऑफ वैल्यूज लाने के लिए मैं सुटेबल जो यहाँ पर स्टेप समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि क्यों ना मैं इसकी रेडियस निकालूं बेटा, और रेडियस आएगी ये। रेडियस क्या होता था? रेडियस होता था स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या कहते हो बेटा? जी हो गया अपने पास लैम्डा, एफ 0 हो गया और सी हो गया लैम्डा बाई 2। यस अब होगा क्या कि रेडियस जो होना चाहिए ना वो कम से कम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। आप कहोगे रेडियस 0, ये क्या मैटर है बेटा? होता क्या है कि जो पॉइंट सर्किल होता है ना, डॉट, मान लो मैंने एक डॉट रख दिया कहीं पे भी ऐसे करके डॉट रख दिया, तो ये डॉट ना 0 रेडियस सर्किल बनाता है, तो 0 रेडियस सर्किल भी एक एक्चुअलिटी होती है। तो अब आप मुझे बताओ क्या करोगे यहाँ पर? अच्छा, तो ये जो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 2 ग्रेटर इक्वल देन 0 पुट कर दिया जाएगा। हम लोग लैम्डा कॉमन लेंगे, ये 2 लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 0 कर दिया जाएगा। और अब आप मुझे बताओ क्या करने वाले हो? यहाँ पर एक साइन स्कीम मेथड आप जरूर जनरेट करोगे। ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 से बड़ा रखो कुछ, जैसे 1 रख लेते हैं, तो ये पॉजिटिव देगा बेटा, ये नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव। तो लैम्डा को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं आप लोग? पॉजिटिव इंटरवल ले लेंगे। पॉजिटिव इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्लोज लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, वो हमने लास्ट टाइम भी बताया था। और टेंजेंट कितनी सर, टेंजेंट्स कितनी बन सकते हैं? 2 सर्कल। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए आप क्या करते थे? म्यूचुअल लोकेशन लाओगे ना बेटा? सर रेडियस प्लस में है और उसके बाद हाँ हाँ हाँ, वो नहीं था C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, या फिर लेस है, कहाँ पे लाई करता है? या फिर अंदर आ गया। हाँ हाँ हाँ, हम लोग लोकेशन देखते थे और लोकेशन के अकॉर्डिंग फिर डिसीजन करते हैं कि भाई कितने होते हैं, और वो हमने बताया भी था कैसे लाते हैं, है ना? यस सर। अब जैसे आप ना सर्किल्स के क्वेश्चन करके देखना आप लोग पहले। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीट सर्किल अभी कर सकते हो, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स ना एक फाइनल राउंड में ही होते हैं, क्योंकि ये जब तक हम पूरा सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ लेंगे, 12th की बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर देते हैं लोग इसमें, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कह रहा था आपसे भी। तो अभी जितना हो सके उतना करिए, जो डाउट्स हैं वो मेरे को आप भेज दीजिए, मैं आपको फिर बताऊँगा क्लास में, और या फिर हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। और यही मिला के क्वेश्चन बनाएगा कौन सा बेटा? सर, यही मिला के क्वेश्चन ही बनाएंगे जेई? आपकी सर। वॉइस नहीं है सर पेपर में मिला के क्वेश्चन ही आएगा कि सर्कल से सीधा क्वेश्चन हाँ, सर्किल से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी आजकल मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड्स है एडवांस के पेपर्स का स्पेशली, उसमें बहुत मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब वो एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो फुल्ली एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहे, है ना? सर्किल को इलिप्स से मिला देंगे या सर्किल को ट्रिग्नोमेट्री से मिला देंगे, इस तरह से ही होता है। स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे मिरर इमेज हाँ, से। वही कुछ ना कुछ, मतलब वो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब जब तैयार होता है तो एक साथ तैयार होता है। अब पार्ट्स में फिर क्या करें? पार्ट्स में फिर इसलिए हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को सीख लें और थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से याद करके तैयार कर लें। फिर हम लोग जब इकट्ठे करने बैठते हैं, जैसे मान लो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस दिन कंप्लीट करेंगे तो उस दिन हम कंसोलिडेटेड पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस कम से कम कर सकते हैं। कुछ नहीं तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जो बिल्कुल आउट जा रहे हैं, किसी और चीज से लिंक्ड है, वो छूट सकते हैं, है कि नहीं बात? यस सर। ये रहता है। तो चलिए बेटा, कोई नहीं, अब आपको मैं ब्रेक देता हूँ। 6 o'clock हम लोग वापस मिलते हैं, ठीक है? पैराबोला के साथ। ओके सर, ठीक है ना? थैंक यू सर।